इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बज चुके हैं। देश का सवाल का वक्त हो गया है और आज देश के सवाल में हम बातचीत करेंगे दिल्ली के चुनावी रण की। छठे चरण में मतदान होगा 7 सीटों पर। आज दो दिग्गज आमने सामने हैं दिल्ली के रण में। तस्वीरें सबसे पहले हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर उतरी, रोड शो इन्होंने किया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार शीला दीक्षित के लिए रोड शो कर रही हैं। प्रियंका गांधी का रोड शो दिल्ली के ब्रह्मपुरी से शुरू हुआ, जिसमें भारी तादाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी है, जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब से थोड़ी देर बाद जैसे ये जनसभा शुरू होगी, हम आपको सीधे दिल्ली के रामलीला मैदान लेकर चलेंगे। दिल्ली में 12 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन इन दो तस्वीरों को देखिए और इन दो तस्वीरों के जरिए दिल्ली के रण को समझिए। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शीला दीक्षित चुनावी मैदान में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके लिए प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में पहली बार दिल्ली की सड़कों पर उतरी है। लोगों से समर्थन मांगा है, वोट देने की अपील की है कांग्रेस को। दूसरी तस्वीर है, हालांकि ये थोड़ी पहले की तस्वीर है और अब से थोड़ी देर बाद रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जनसभा की। बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद यहां पर की जा रही है और अभी फिलहाल वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। दिल्ली में शीला दीक्षित के लिए प्रचार करने उतरी प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर आज जबरदस्त तरीके से हमला बोला। प्रियंका ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। अब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने भाजपा के बड़े बड़े होर्डिंग देखे आपने? क्या लिखा है उसमें? अच्छा है आपको याद नहीं है, मैं बता देती हूँ। नहीं, उनमें ये लिखा है कि दिल्ली वालों के दिल में भाजपा की सरकार, दिल्ली वालों के दिल में मोदी जी हैं। अब देखिए मोदी जी दिल्ली आए 5 साल पहले, है ना? और मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ। 47 साल से मैंने दिल्ली की गली गली देखी है। पहाड़ी कल्ला से मजनू का टीला, महरौली से लेकर सफदरजंग, सारी गलियों में घुमाई। दिल्ली वालों की दिल की बात मैं बताती हूँ। प्रियंका गांधी के रोड शो का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुमित दुबे ने। उनकी एक रिपोर्ट को देखिए। 2019 इलेक्शन के छठे राउंड में दिल्ली की 7 सीटों में चुनाव होना है। उनमें से एक सीट है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जिसमें कांग्रेस की उम्मीदवार है शीला दीक्षित। इन्हीं शीला दीक्षित के समर्थन में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज निकली है रोड शो करने के लिए। ये दिल्ली का सीलमपुर इलाका है। यहाँ पर प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं किस तरीके से खुली गाड़ी में बैठी हुई है। शीला दीक्षित उनके साथ है और किस तरीके से रोड शो चल रहा है। और उनके आजू बाजू में हम देख सकते हैं कि भीड़, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उस भीड़ को हम देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से प्रियंका गांधी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और लोग प्रियंका को देखकर कितने उत्साहित हैं। एक खास बात इस पूरे इलाके की यह है कि यह जो इलाका है, ये पूरी तरीके से माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यानी कांग्रेस पार्टी के इरादे साफ है, उनकी रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो मुस्लिम मतदाता, दिल्ली का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, अपने उसी कोर मतदाता को कांग्रेस पार्टी वापस पाना चाहती है। देखना होगा कि वोटिंग के दिन प्रियंका गांधी और कांग्रेस की कोशिश कितनी कामयाब होती है। कैमरामैन अश्विनी के साथ सुमित कुमार दुबे, सीलमपुर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहले परिचय हम आपका आज के मेहमानों से करवाते हैं। सुदेश जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, मनीष अवस्थी जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हैं। उम्मीद करते हैं राधिका जी, अब हम शो पर आ रहे हैं, मोबाइल थोड़ा सा अगर नीचे रख देंगी तो सहूलियत होगी बातचीत करने में और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाने में। और हमारे साथ सिंह साहब भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आगे बढ़ते हैं और राधिका खेड़ा जी, पहला सवाल आपसे। सुदेश वर्मा जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से। राधिका खेड़ा जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, हम राधिका खेड़ा जी से तो पहला सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन मनीष जी मैं पहला सवाल फिर आपसे करूंगा। प्रियंका गांधी की रैली, उस रैली में उन्होंने गिनवाया कि दिल्ली की हर गलियां जानती हैं और तमाम गलियां उन्होंने गिनवा दी। जरूरत क्या पड़ी दिल्ली की गलियों को गिनवाने की? वोट के लिए गली गली में फिरता है, बंजारा वाली जो स्थिति है अभी नेताओं के लिए बनी हुई है। और दिल्ली में जो खासकर 12 तारीख को जब मतदान है
उसके पहले पूरी ताकत झोंकने के लिए, क्योंकि दिल्ली अब आन बान शान की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरीके से आखिरी तक राकेश ये चलता रहा कि आपके साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, मान मनोबल का दौर, और ये समझिए कि कांग्रेस के भीतर ही इतना ज्यादा भीतरघात था कि करें या ना करें, फिर एक दूसरे की ठुड्डी पर हाथ लगाओ, मनाओ ना मनाओ, कर लो ना कर लो, फिर राहुल गांधी अपना आखिरी फैसला देंगे, ये सारी बातों के बीच रोज नई खबरें आया करती थी। उसके बाद आखिर विराम लगा और अब चिंता दोनों को है, आपको भी और कांग्रेस को भी, कि कौन किसके कितने वोट काटेगा। बीजेपी आश्वस्त दिखाई देती है कि भाई इनके वोट कटवा के चक्कर में बीजेपी की नैया पार हो जाएगी, लेकिन आप एक चीज देखिए, दिल्ली की लड़ाई में, दिल्ली की जंग में इस बार बॉक्सर भी है, क्रिकेटर भी है, गायक भी है और नायक भी है। लेकिन नायक असल में कौन बनता है, कौन बनता है, ये इसमें कौन कितने वोट बटोरेगा इसकी किसी को कोई विश्वास या कितनी आत्मविश्वास से ये लोग लबरेज हैं, ये कोई नहीं कह पा रहा, क्योंकि सब नए हैं। किसका बुक्का चलेगा, कौन इस राजनीति की पिच पर चौके छक्के मारेगा, ये केवल मतदाता। चलिए, राधिका खन्ना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राधिका खन्ना जी, सवाल यही आपसे, क्योंकि इसका जवाब मैं जानना चाहता था। एडिटोरियल नोट तो हमने ले लिया, लेकिन आज दिल्ली में अपनी पहचान बताने की जरूरत क्या आन पड़ी प्रियंका गांधी को? ये क्यों बताना पड़ा कि मैं दिल्ली की हूं, दिल्ली की हर गलियों से वाकिफ हूं? देखिए, इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी बात है। मोदी जी रोज नहीं कहते कि मैं हिंदुस्तानी हूं, 56 इंच का सीधा है, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं देशभक्त हूं, लेकिन हमें मिलता क्या है? देशभक्ति के नाम में प्रज्ञा ठाकुर को टिकट। वो दिल्ली की बेटी है। प्रज्ञा ठाकुर पर आप कहां चले गए? प्रज्ञा ठाकुर पर राधिका खन्ना जी, मैं पहले सवाल के जवाब में आमतौर पर इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात कह दूं, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा। एक तो जो मुझे अजीब बात लगी, हिंदुस्तानी हूं, तो ठीक है ना, हिंदुस्तानी बताना गलत कहां से हो गया? लेकिन जब आप चुनावी रैली करते हैं और उसमें दिल्ली की पहचान और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम दिल्ली से बाहर से नहीं आ गए, दिल्ली की हर गलियों को गिनवाने लगते हैं। मैं कंप्लीट कर लूं, अगर मेरे पास परमिशन हो आपकी? बिल्कुल, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, और उम्मीद करूंगी आप फिर नहीं टोकेंगे मुझे। अब मोदी जी गिनवाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन क्यों अब आपने मुझसे सवाल किया कि क्यों प्रियंका जी ने ये गिनवाया, तो ये गिनवाने की इसलिए जरूरत थी कि जिस प्रकार से वो कहते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सब समझता हूं, वो दिल्ली की बेटी है और वो दिल्ली को और इस देश को बल्कि मोदी जी से बेहतर जानती है, गली गली से वाकिफ है दिल्ली की, और जानती है दिल्ली वालों की क्या समस्या है। अभी तो पूरा यूपी भी नहीं समझ पाए राधिका जी। जिस तरीके से सर, मैं किसी के बीच में ना बोलती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मेरे को टोकेंगे नहीं। उम्र में बड़े से क्या हो गया? प्रदेश की जहां तक बात है, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूंगी, मैं डिरेल नहीं करे। मैं आपको दूसरी बात बता देती हूँ। लेकिन जब आप बात आते हैं प्रियंका जी के ऊपर, प्रियंका जी ने ये गिनवाया कि मैं यहाँ की बेटी हूँ। क्या मोदी जी हर रोज नहीं गिनवाते थे मैं गुजरात का बेटा हूँ, माँ गंगा का बेटा हूँ? क्या किया उन्होंने गिनवा के? वो ना गुजरात के रह पाए, ना वाराणसी के रह पाए, ना वो कभी गुजरात में कुछ पूरी तरह से कर पाए प्रधानमंत्री बनने के बाद, ना वाराणसी की जनता को दे पाए। लेकिन प्रियंका जी दिल्ली की बेटी है, दिल्ली में कैंपेन करने निकली है, वो समझी है कि किस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली को क्या क्या दिया और कैसे संवारा। लेकिन कुछ सालों में, चाहे भाजपा हो जिनके 7 MP है दिल्ली से, और आम आदमी पार्टी हो जिनकी विधानसभा में सरकार है, दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलते रहे, और पिस्ता कौन रहा? दिल्ली की जनता। चाहे वो एजुकेशन के मुद्दे हो, अस्पतालों के मुद्दे हो, यूनिवर्सिटी के मुद्दे हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, कहीं पर भी मोदी जी ने न्याय नहीं किया, सिर्फ अन्याय किया है। और चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, तो ये बात जो उन्होंने बार बार गिनवाई है कि मैं यहीं की बेटी हूँ, अच्छे से समझती हूँ, दिल्ली की गली गली से वाकिफ हूँ, 7 रेस जहां पे वो रहते हैं, जो उनका नाम बदल दिया उन्होंने 7 रेस कोर्स रोड का, वहां से बाहर निकल के देखेंगे तो पता चलेगा कि वही गुजरात जिसके बेटे वो अपने आप को कहते हैं, वहां पे 2 ऐसी जगह थी जहां पे लोगों ने इस बार इलेक्शन बॉयकॉट कर दिए, चाहे वो अमरेली हो चाहे कच्छ हो। इसीलिए गिनवाना बहुत जरूरी था। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है। इस बार आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए। अमेठी और रायबरेली भी तो यही कहती है ना कि मैं यहाँ की बेटी हूं। दिल्ली में फिर आकर वही पहचान बताने की जरूरत क्या पड़ी? गलियों के नाम उन्होंने गिनवाए, अलग अलग जगहों के नाम गिनवाए। आपने सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना, अब सवाल पूरा सुन लीजिए। सवाल में आप इंटरप्ट करती है और आप चाहती है मैं जवाब में इंटरप्ट ना करूं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपने कहा कि गुजरात का बेटा उन्होंने बताया, वाराणसी। देखिए,
गुजरात की अगर जिस दिन गलियां प्रधानमंत्री मोदी गिनवाएंगे उस दिन हम सवाल पूछेंगे कि गुजरात की गलियों को गिनवाने की जरूरत क्या आन पड़ी। दिल्ली में शुरू से रही प्रियंका गांधी, इसलिए जब दिल्ली के अलग अलग इलाकों के नाम उन्होंने गिनवाए तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। अमेठी रायबरेली में भी तो यही जाकर कहती है ना। फिर मुझे समझ नहीं आता कि पूरी आप लोगों को ये चीजें अटपटी क्यों लगती है, पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण देते हैं और उसमें घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अजीब अजीब भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब किसी के अंदर अटपटा नहीं, तब भी सवाल पूछते हैं। लेकिन वो सुनिए राधिका खेड़ा जी, वो सवाल हम आपसे तो पूछेंगे नहीं, वो सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे। पहली बात सुन लीजिए, वो सवाल हम आपसे तो पूछेंगे नहीं। अगर वो सवाल जिस दिन हम पूछेंगे और जब भी हमने पूछा है तो वो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे, ये पहली बात। दूसरी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की ओर से मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। खोलूं तो पूरी लिस्ट बन जाएगी, ऐसा तो नहीं। इसलिए भाषाई लेवल पर तो ये मत करिए कि कौन सा दल बड़ी मर्यादा मानकर चल रहा है और बड़ी मर्यादा का उसने पालन किया अभी तक चुनावी मैदान में। लिस्ट खोल सकते हैं, देखिए बिल्कुल आप लिस्ट खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, देश के लिए जिन्होंने कुछ किया है वो प्रधानमंत्री के लिए क्या इस्तेमाल करे सब जानते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए भी चोर बताना प्रधानमंत्री जी ने क्या भाषा इस्तेमाल करी आप भी जानते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर उन्होंने दिल्ली की गालियों के गलियों के नाम की बात दिक्कत क्या है। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, सिंह साहब कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं सुदेश जी का रुख करूंगा। राकेश भाई, दिल्ली का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो पहला की राजधानी है, राजधानी के साथ साथ ही ये माइक्रो इंडिया के रूप में भी देखा जा सकता है कि हर एक राज्य के कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं। और पिछले 1996 से लेकर 2014 तक के इलेक्शन को देखा जाए तो तकरीबन 1-2 अपवाद छोड़ दिया जाए तो ये दिखाई देता है कि जो पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है, दिल्ली की सीटें ज्यादातर 6-1-5-2 का रहा है, कभी कभी 7 का भी रहा है, स्वीपिंग भी रहा है, वो उसके पक्ष में जाती हैं। तो इंडिकेटर यहाँ पर दोनों भी महत्वपूर्ण पार्टियों के लिए विन विन वाली सिचुएशन हमें दिखाई देती है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन इसलिए है कि आप और कांग्रेस पार्टी में अंत समय तक अंतर्द्वंद चलता रहा और गठबंधन नहीं बन पाया। इसका सीधा फायदा जो वोट ट्रांसफर होगा वो जो कम्युनिटी के जो वोट है वो बीजेपी को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर 1-2 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही माहिर खिलाड़ी कांग्रेस पार्टी के आए हैं। सिंह साहब, मैं सीटों पर अलग से चलूंगा, लेकिन चूंकि मुझे लगा शायद आप राधिका जी को कुछ इंटरप्ट करना चाहते हैं। नहीं, करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 15 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद मुख्य कैंपेनर के रूप में शीला दीक्षित के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा घूम रही है। ये भारतीय और वहीं पर इसीलिए राजनीति के लिए मुझे जो लगा वो इसी वजह से लगा क्योंकि शीला दीक्षित के लिए कैंपेन था और वहां पर वो गलियां गिनवानी पड़ रही है, इसलिए मुझे। खैर सुदेश जी, राधिका जी की बातों का जवाब और भाषाई मर्यादा अगर सामने वाला गिराएगा तो आप लोग भी गिराएंगे क्या? जी, सहज भाव से जानते हैं मनीष जी, लग रहा है कि एक बाल कौतूहल जग जाता है इन लोगों के इनोसेंट परे आर्ग्यूमेंट से। आप बताइए, एक तरफ तो लोग मोदी मय हैं और दूसरी तरफ एक विपक्ष है जो मोदी का भय है। ये जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपने इशू को मोदी जी को कोट करके। अरे भाई, आपका इंडिपेंडेंट नैरेटिव क्या है? और जहां तक हकीकत की बात है, मैं बता दूं राधिका जी को कि प्रियंका जी जरूर दिल्ली की गलियों में घूमी होंगी, लेकिन उनके वो 5 स्टार कार, उनके वो जो होते हैं ना आपके सिपा सलार, आपके पूरे जो कैवलकेड होते हैं, उसके थ्रू आप नहीं जा सकते दिल्ली की गलियों में। और मोदी से कंपेयर कर रहे तो मैं बता दूं, मोदी जी मुख्यमंत्री बाद में बने, उसके पहले वो झोला लेके दिल्ली की गलियों में मूंगफली खा के वो जा चुके हैं। तो कंपेयर करने के पहले थोड़ा सोच लीजिए, नामदार और कामदार के बीच में जब भी कंपैरिजन होगा तो ये बात जरूर आएगी कि आप 5 स्टार गाड़ी से गए होंगे दिल्ली की गलियों में, वही देखे होंगे या मोदी जी ने जो देखा। और देखिए, जो नैरेटिव आप देने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी गालियों की बात की, हमें वो एपिसोड याद आता है महाभारत का जरासंध वाला कि 100 गाली माफ है, आपके 56 गाली हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। 50 था, 6 और ऐड हो चुके हैं। ये कैलकुलेशन कैसे कर लिया सुदेश जी? अरे अखबारों ने लिखा है 50 तक, उसके बाद हमने 6 और ऐड किया। हमने देखा आज लेटेस्ट बता रहे हैं 56 गाली हो चुकी है। और देखिएगा कि 23 तारीख तक
आप जो गाली देंगे भारत की जनता, जरासंध का जो हुआ था वो आपके साथ नहीं, तो भाषाई असर ऐसा नहीं है ना कि आप लोगों की दल की ओर से नहीं गिर रहा है। नहीं, हम लोगों ने क्या बोला? ये राजीव गांधी जी की बात बोल रहे हैं, आप बताइए। देश को ये नैरेटिव पर सोचना पड़ेगा। क्या राजीव गांधी जी ने घूस नहीं खाया था? क्या उन्होंने चोरी नहीं की थी बोफोर्स में? तो मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हुआ है, किसी कोर्ट ने बरी नहीं किया है, टेक्निकल ग्राउंड पर बरी हुए थे, उनको इनोसेंट नहीं बोला। टेक्निकल ग्राउंड में कोई सा भी ग्राउंड हो, बरी और तो क्या? बरी होगा। नहीं, बरी नहीं है सर, अभी भी बोफोर्स केस चल रहा है। अब देखिएगा क्या होता है। और दूसरा जो मुद्दा है, आपने क्या किया था सामानो केस में? देश भूल जाएगा क्या? सिख दंगों में आपने क्या किया था? एक पेड़ गिरेगा तो धरती तो हिलेगी। अब आ गए, और आपको लग रहा है कि आपको ये दुनिया भूल जाएगी। हाँ, ठीक है। हम लोग क्या इंदिरा गांधी जी की बात नहीं करते? इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी भूल जाना चाहिए। ठीक है सुदेश, इंदिरा गांधी जी का डेथ हो गया, सुदेश जी, इमरजेंसी आपने चूंकि एक शब्द का जिक्र किया और शायद मनीष जी जो बड़ा पंजाबी वोट बैंक है दिल्ली में, इसी को टारगेट करते हुए राजीव गांधी का नाम लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सारी चीजें हो रही हैं, सुबह भी एक चर्चा में हम यही बात कह रहे थे कि इतना निंदनीय और इतना घृणित, नफरत और घृणा से भरा हुआ प्रचार मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखा, जो इस बार दिखाई दे रहा है। और हर चीज जिसमें आप देखिए कि कोई भी बयान आ रहा है जिसमें निजता का हनन हो रहा है, चरित्र का हनन हो रहा है और सार्वजनिक तौर पर छवि को कालिक पोतने का काम इस प्रचार में देखा गया है। चाहे वो कोई भी सियासत का, कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, जैसी राजा वैसी प्रजा। और बड़े नेता को देखकर छोटे कार्यकर्ता और नेता वही राग आलापते हैं, बल्कि उसमें और नमक मिर्च लगाकर उसको जितना तीखा बनाया जा सकता है वो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए राधिका जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं ब्रेक लूंगा, जवाब छोटा रखिएगा। जी, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत अच्छे से गिनवाया कि एसी गाड़ियों वाली बात करी थी। सर ठीक है, आपके सारे इल्जाम हम कबूल करते हैं, लेकिन ये बता दीजिए जिस गुजरात के बेटे मोदी जी है, जहां पे वो इतने साल मुख्यमंत्री रहे, क्यों वहां की जनता को आज भी, चाहे वो कच्छ के लोग हो या अमरेली के लोग हो, इस बात पे कि उनके यहाँ पे पानी नहीं है, इस बात पे कि सरकार उनकी बातें नहीं मानती है, ना उनके वादे पूरे करती है, उस वजह से 6 गांव ऐसे थे गुजरात में जिन्होंने इस बार इलेक्शन बॉयकॉट करे। ये इस देश के लिए, किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, और खास करके लिए उस पार्टी के लिए जब प्रधानमंत्री स्वयं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और आपने बिल्कुल कहा, झोला उठा के आए थे, झोला उठा के ही जाएंगे। वादा किया था आपने इस देश को काजू खिलाने का, हाथ में वही मूंगफली पकड़ा दी जो वो खाते थे, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मूंगफली निकली खाली, बातें निकले खाली, 125 आपकी संकल्प आज प्रधानमंत्री बनेंगे, चिंता मत करिए। सुदेश जी, आप लोगों ने पिछली बार क्या किया? आपके नेता ने स्वयं बताया, आपके नेता, शीर्ष नेता जिन्होंने पिछली बार का संकल्प पत्र बनाया था, उन्होंने स्वयं कहा उस बच्चे को मैं क्या नंबर दूं जिसकी रिपोर्ट कार्ड में एक भी, क्या नंबर दूं जिसकी कॉपी ही बिल्कुल खाली है। जिन्होंने स्वयं वो संकल्प पत्र बनाया था, उन्होंने ही कह दिया, मुरली मनोहर जोशी जी ने, कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया, कॉपी ही खाली है। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जी को भी मिसकोट ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। राधिका खेड़ा जी समझिए ना, राधिका खेड़ा जी समझिए कि आज आपको अपना बचाव करने के लिए बीजेपी के नेता के किसी बयान का सहारा लेना पड़ रहा है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, मैं ब्रेक लेता हूँ और जल्द वापस आता हूं। मैं अपना कोई बचाव नहीं कर रही। नहीं, अपनी पार्टी का बचाव करने के लिए ना, अपने का मतलब अपनी पार्टी। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ, बस यहाँ पर ब्रेक का। ठीक है, ब्रेक ले लेने दीजिए, ब्रेक का भी दबाव समझिए, बस एक ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते, देश के सवाल के इस हिस्से की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की रैली का इंतजार है दिल्ली के रामलीला मैदान में। आपसे थोड़ी देर बाद ये रैली शुरू होने वाली है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा जी हैं, राधिका खेड़ा है, दीपक झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हालांकि इनका जो विचार है, वैचारिक रुझान है, वो कांग्रेस की तरफ है। सतीश कुमार सिंह हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मनीष अवस्थी जी हमारे साथ चीफ पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर। दीपक झा, मैं इस हिस्से की शुरुआत आपसे करूंगा, हमारे साथ चीफ पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर। दीपक झा, मैं इस हिस्से की शुरुआत आपसे करूंगा, चूंकि आप लेट से थोड़ा जुड़े। क्या गालियों की चुनावी लीला से जीतने का प्लान है क्या 2019? देखिए, एक गीता का श्लोक है, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। अकर्मणस्य बोधभ्यम गहना कर्मणो गति। जो कर्म की गति है वो बहुत गहरी होती है। तो मोदी जी को आज परिणाम में वही मिल रहा है जो उन्होंने बोया है। पिछले 5-7 सालों से मोदी जी ने सिर्फ एक गाली पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दिया था, और ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ऐसा कांग्रेस का कोई नेता नहीं होगा, या कोई दूसरी पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिससे मोदी जी ने अपने शब्दों के द्वारा शर्मिंदा न किए हों। और
उस पद की गरिमा जो आज बाकी दलों ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्या नवाज दिया है क्या? पांडे जी, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पद पर आसीन है, वो पार्टी का नेता नहीं जिम्मेदारी बने, बाकी सारे दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं। कभी आप मौत के सौदागर कह दीजिए, कभी आप हिटलर कह दीजिए, आज संजय निरुपम ने औरंगजेब कह दिया, राहुल गांधी ये कहते हैं ट्वीट करते हैं कि हम प्रेम से लड़ाई लड़ेंगे, उनकी बहन ये कहती है। मैं बोलूं राकेश जी, मोदी जी जब बोलते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जब महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या बेटियों का सम्मान करेंगे, क्या महिलाओं का? ये बात तो तभी सोचना चाहिए जब दूसरी ओर से मोदी जी ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं का सम्मान करे, सारी पार्टियों के नेताओं का सम्मान करे। अगर वो सब लोगों को मान सम्मान देके बात करेंगे तो डेफिनेटली दूसरी पार्टियों के लोग उनको सम्मान देंगे। आज से पहले देखिए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, किसी ने उनको गाली दिया? बिल्कुल किसी भी पार्टी के लोगों ने उनका सम्मान हमेशा बना रहा है। एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं सुधीर जी का रुख करूंगा, वो आपको बेहतर तरीके से जवाब देंगे, पार्टी लाइन पर वो जवाब देंगे। अगर मान लीजिए आपकी बात को मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आपको लाइसेंस मिल गया देश के पीएम को गाली देने का? किसी को नहीं मिलता। नहीं तो आप ठीक रहते ना साहब, लाइसेंस ठीक रहते ना साहब। लेकिन क्या करेगा देश का आदमी जब परेशान? नहीं ठीक है, तो फिर आप में उनमें अंतर क्या? कुछ करेगा नहीं तो फिर अंतर क्या? हटाने का अंतर क्या? अंतर आप पाक साफ होने की दुहाई मत दीजिए। साहब कोई नहीं इस हमाम में, मैं तो बोलिए। हाँ तो ठीक है, प्रधानमंत्री को जवाब मिल गया, हमाम में कोई पाक साफ नहीं, जवाब मिल गया, ठीक है। प्रधानमंत्री मुझे मेरा जवाब मिल गया, जितना मुझसे मतलब था। नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। गलत क्या कोट करें? आपने कहा हमारे कोई पाक साफ नहीं है। प्रधान के वर्तमान आपने कहा कि हमारे कोई पाक साफ नहीं है, कोई मिसाल कोई भी निजाम पाक साफ नहीं है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। चलिए, सामान्य आदमी की भाषा समझ में आती नहीं है, दुनिया की भाषा समझ में आती नहीं है, रामायण की भाषा समझ में आती नहीं है। एक मिनट, ये चोला पहनते फकीर का और काम करते हैं तानाशाह का, तो इनको हम चोला बदल लिया, दिग्विजय सिंह ने भी जाकर चोला बदलना पड़ा। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए सुदेश जी। ये मैं बहुत संजीदगी के साथ इनके प्रश्न का जवाब दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा रेज किया लोगों को जानना चाहिए। एक व्यक्ति इतिहास में अगर आप देखिए, इसको विलिफाई किया गया है, जिसको ताना दिया गया, गाली दिया गया, जिसके खिलाफ पूरे तंत्र को लगा दिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सरकार ने। आपको ये सब फैक्ट्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूं जो इतिहास में नहीं लिखा हुआ है। पूरी कोशिश की एक वीएस मनी है, जिन्होंने हिंदू टेरर नाम की किताब लिखी है। उन्होंने बताया किस तरह सतीश शर्मा जो सीबीआई में थे, यहाँ वो आईबी के थे, आपके वीएस मनी रिटायर कर गए हैं, उनके हाथों में सिगरेट के एक मिनट सर, पूरा आप बोले, पुरानी बातें हैं, आप बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ, लिखने को कोई कुछ भी लग सकता है, आप अपनी बातें बताइए। मैं बोलूं 5 साल था, आप लोग बोलते हैं मोदी जी भाषण, राकेश जी मैं बोलूं, बोलिएगा जवाब। मोदी जी 5 साल से मैंने आपको मतलब बता कि मैंने आपको बता रहा हूँ, जवाब तो ले, उनसे बात क्या हो, डिबेट का मतलब होता है कि सामने वाले की बात गलत नहीं, गलत ना बताए आपके हिसाब से थोड़ी। और मनीष जी आप भी पत्रकार हैं, मैं बता रहा हूं अक्षरशः एक भी मेरा अगर फैक्ट नहीं निकले तो आप जो बोलिए मैं उसके लिए तैयार हूं। मोदी उनके हाथों को सिगरेट के बट से जलाया गया कि तुम इनके खिलाफ स्टेटमेंट दो, क्योंकि वो काली दाढ़ी पहुंचना चाहते थे, काली दाढ़ी के थ्रू उजली दाढ़ी पहुंचना चाहते थे। ये इतिहास है रिकॉर्डेड। एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दिया, आपको पता है कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया। उसके बाद भी आज भी लोग मोदी जी को कहीं न कहीं गाली देने के लिए खोजते रहते हैं। और उसके मोदी जी ने कौन सी गाली दी, मैं अगर पूछता हूं एक चीज बताइए, जहां मोदी जी ने गाली दी, नामदार कामदार बोलना क्या गाली है? माँ बेटी की सरकार बोलना क्या गाली है? आप बताइए। राजीव गांधी के पुराने जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको दोहराना, उनको बताना क्या गाली है? आप बताइए क्या? एक मिनट, क्या बालाकोट के बारे में बात करना गाली है? हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं और आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्या ये गाली है? अगर आप में दम है तो आप जो नैरेटिव चाहते हैं जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। राधिका जी, मैं आपको लिस्ट खिला देती हूँ गाली क्या होती है। जब आप एक देश के प्रधानमंत्री के लिए बोले कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं तो वो गाली होती है। रेनकोट एक एक्सप्रेशन है, आपको गाली के बीच में समझ में आता है। गाली मौत का सौदागर होता है, गाली मौत का सौदागर होता है, गाली हिटलर होता है, गाली डिक्टेटर होता है। रेनकोट पहनना गाली नहीं होता है। आपको नहीं पता है कुछ भी, आपको हिंदी का एक्सप्रेशन नहीं पता, अंग्रेजी का एक्सप्रेशन नहीं पता, फिर तो आपसे क्या डिबेट किया जाए जब जिसको आप गाली बोलेंगे तो? मोदी ने बोली थी मौत का सौदागर गाली होता है मैडम, आपको पता होना चाहिए। इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के लिए आपने बोला था मौत का सौदागर, वो गाली था। बालाकोट के नाम पे
वोट मांगते हैं और प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देते हैं। ये गाली हो गया? प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देते हैं तो गाली हो गया ये? अपना बेटा क्या ले जा रहे टिकट पे? ये कौन सा लॉजिक है आपका? गाली बताइए, मोदी जी ने कब गाली दिया और क्या गाली दिया? बताइए सबके सामने। जी, गाली गिरवाने की बातचीत कर रहे हैं। बताइए ना क्या गाली दिया? मोदी जी ने की लड़की को सड़क पे खड़े होकर अचार बेचना। अरे मैडम क्या गाली दिया बताइए ना। एक पार्टी के नेता होते हुए पकड़े गए तो मुद्दा को भटकाइए नहीं। लड़कियों को सड़क पे मोदी जी ने कभी गाली गलौज नहीं किया। इससे बड़ी गाली इस देश की लड़कियों ठीक है, के एक मिनट, की बेटियों एक मिनट, के लिए राधिका- कुछ नहीं हो सकती। ये गाली सबसे बताइए बड़ी पहले गाली क्या होता है, है। गाली को डिफाइन कर लीजिए। एक मिनट राधिका जी, ये लड़कियों के लिए गाली है। ठीक है, एक मिनट, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, रामलीला मैदान से सुनते हैं।